फ्रेंड्स, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। और आज मैं आप लोगों के सामने हिरोशिमा अग्गे के द्वारा लिखी गई पोइम डिस्क्राइब करूंगा। ये जो पोइम है, वैसे तो पोइम हिरोशिमा हिंदी में लिखी गई है, लेकिन बाद में लियोनार्ड नाथन के द्वारा इस पोइम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया गया था। तो आज हम इस पोइम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पोइम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा अज्ञेय के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अज्ञेय हैं, जिनका जो पूरा नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। वैसे आप जो अज्ञेय है, ये इसका उपनाम भी है। तो आपको पता चल गया कि इसका फुल नेम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1911 1911 में उत्तर प्रदेश के कसिया कस्बे में एक पुरातत्व विभाग का एक कैंप चल रहा था, खुदाई का। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब जन्म से लेकर एक बात आती है कि बहुत जगह पर इसका जो जन्म है लाहौर कर रखा है, लेकिन जो लाहौर है वो गलत है। इसका जो करेक्ट जो बॉर्न प्लेस है वो है उत्तर प्रदेश का कसिया कस्बा। गॉट इट। और इनकी जो डेथ है वो 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में हो गई थी। अब बात करते हैं इसके बारे में कि इनके जो पिताजी जो थे श्री हीरानंद, वो एक महान पुरातत्व विभाग के व्यक्ति थे और अज्ञेय आधुनिक युग की हिंदी कविता के एक आधार स्तंभ माने जाते थे। मतलब सबसे फेमस एक हिंदी जो कवि थे, उन कवियों में से सबसे श्रेष्ठ कवि अज्ञेय को माना जाता था। ये उपन्यासकार भी थे, मौलिक चिंतक भी थे और इन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी, निबंध भी लिखे। मतलब अपने जीवन में जो भी इन्होंने जो कुछ करना ये चाहते थे वो सब इन्होंने अपने पूरे जीवन में किया था। अब हम अगर इसकी एजुकेशन की बात करें तो 1925 में पंजाब में इन्होंने 10th क्लास की इंटर की एंट्रेंस एग्ज़ाम पास की और उसके बाद मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ से इन्होंने इंटर की स्टडी साइंस से कंप्लीट की और उसके बाद 1927 में बीएससी के लिए लाहौर के फॉर्मन कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया और वहाँ के ये एक छात्र बन गए। मैंने आपको बताया कि जो अज्ञेय जो थे एक मुख्य रूप से हिंदी के कवि थे, उपन्यासकार, आलोचक, संपादक और पत्रकार थे। इनकी जो प्रारंभिक जो कविताएं थी उनमें हमें जो गहरी अनुभूति होती है, वेदनामयी भावनाएं और क्रांति का जो मुख्य जो उद्बोधन है वो सब हमें देखने को मिलता है। उनकी कविताओं का जो प्रथम संकलन था भग्नदूत, जो कि 1933 में पब्लिश हुआ था, वह स्वतंत्रता से पहले पब्लिश हुआ था। लेकिन इस संग्रह के बाद और एक बात और कि जो अज्ञेय जी हैं उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन इनकी जो इंग्लिश की जो रचनाएं हैं, इंग्लिश का जो क्रिएशन है वो मतलब एक तरह से ये मान लीजिए आप, मतलब इसकी जो कुछ ही पोएमों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। कंप्लीटली रूप से सभी पोएमों का ट्रांसलेशन न होने के कारण इनका जो नोबेल पुरस्कार है वो इन्हें प्राप्त न हो सका। घोषणा तो की थी नोबेल पुरस्कार की, लेकिन वो नोबेल पुरस्कार इनको न मिल सका। उसका रीज़न जो बड़ा था वो यही था कि इनकी जो क्रिएशन का अनुवाद ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नहीं हुआ था। अब अगर हम इनके क्रिएशन की बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें इन्होंने हिंदी में इतनी सारी कविताएं, इतने सारे क्रिएशंस किए, कविता, कहानी जो भी है इतने सारे किए थे जिनको गिनना मुश्किल था, मतलब अनगिनत थे। उनमें से कुछ है भग्नदूत जो 1933 में पब्लिश हुआ था, चिंता 1942, इत्तिलम 1946, हरी घास पर क्षण भर जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद में बावरा अहेरी 1954। ऐसे ही बहुत से इनकी जो रचनाएं हैं वो सामने आई थी।
अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहला इंग्लिश में इन्होंने जो ट्रांसलेशन हुआ था वो था प्रिजन डेज, जो 1946 में ट्रांसलेशन किया गया। उसके बाद में त्रिशंकु भवंती, बहुत से ऐसी पोइम है जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। हिरोशिमा भी इसी का ही एक पार्ट है, भाग है, जिसको भी हिंदी से इंग्लिश में लियोनार्ड नाथन के द्वारा ट्रांसलेशन किया गया था। अगर हम स्टोरी की बात करें तो कुछ स्टोरी है जिसमें से है विपथगा जो 1937 में, परंपरा 1944, कोठरी की बात जो कि 1945 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने नॉवल भी लिखे थे, जैसे शेखर की जीवनी 1941, इसका जो फर्स्ट पार्ट था 1941 में पब्लिश हुआ था, जबकि सेकंड पार्ट 1944 में हुआ था। नेक्स्ट था नदी के दीप जो 1951 में हुआ था। और भी बहुत थे, तो मैंने कहा ना इसको बता पाना असंभव है कि इन्होंने कितने लिखे, अनगिनत लिखे थे। तो ये अज्ञे के बारे में था। अब हम पोइम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हिरोशिमा। अगर हम इस पोइम की बात करें हिरोशिमा की, तो ये जो पोइम है ये मुख्य रूप से हिंदी में लिखी गई है, लेकिन बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लियोनार्ड नाथन के द्वारा कर दिया गया है। तो जो अगेज हैं वो इस पोइम के बारे में बताते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में उसके जो मित्र राष्ट्रों ने दो एटम बम, जो कि एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा दिया था। इस हमले ने जापानियों को 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था, और 14 अगस्त 1945 को ही जो द्वितीय महायुद्ध था, विश्व महायुद्ध था, उसका भी अंत हो गया था। अ, आगे जो पॉइंट है आगे जी वो बताते हैं कि कुछ वर्षों के बाद जब मैंने जापान की यात्रा की तो मैंने स्वाभाविक रूप से मैं हिरोशिमा और नागासाकी में गया। लेकिन सबसे पहले मैं हिरोशिमा गया, और मैंने वहाँ पर जो बर्बादी हुई थी उस बम के धमाके के कारण, जब मैंने वहाँ की स्थिति को देखा और प्रत्यक्ष रूप से जब मैंने अनुभव किया तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, और यह अंदाज़ा लगाया गया था कि उस धमाके में लगभग 1,60,000 लोग मारे गए थे और गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। अब जो पॉइंट है वो ये भी कहता है कि मैं अस्पतालों में भी गया और मैंने वहाँ स्वयं की आंखों से जो युद्ध के बाद जब वो एटम बम वहाँ पर गिराया गया था, जिसके कारण जो रेडियो एक्टिव जो रेज थी, जब ह्यूमन पर उसका इफेक्ट पड़ा तो उसके इफेक्ट को उसके इफेक्ट के द्वारा जो व्यक्ति उसके लपेटे में आ गए थे, उससे ग्रसित थे, जब मैंने उनके कष्ट को देखा तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। अब जो पॉइंट है वो बताते हैं कि जो अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने उस पर एटम बम गिरा दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब उन्होंने सोचा कि जापान हमको अब जीतने नहीं देगा, तो उन्होंने ये अटैक कर दिया था। जो पॉइंट है वो यहाँ पर इस पोइम को वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर अचानक से बम धमाका हुआ और उस बम धमाके ने सबकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। एक तेज रोशनी से निकली, धमाका हुआ और उस धमाके ने पृथ्वी को चिथड़े फितड़े जो कटे फटे हिस्सों में उसको बांट दिया था। उसके बाद में सब लोग राख के ढेर के रूप में बदल गए थे। केवल कुछ रहा था तो वहाँ पर केवल जो लोगों के जो अवशेष थे, डेड बॉडीज थी, वे यहाँ पर आए थे। पोइट यहाँ पर एक बात और कहता है कि इसका कोई मतलब कि ये सब कुछ होने का जिम्मेदार गॉड नहीं है, इस सब का जिम्मेदार मतलब ये धमाके का जिम्मेदार स्वयं मानव ही है, ह्यूमन ही है। क्यों? क्योंकि उसी ने इस खतरनाक चीज़ का निर्माण किया और उसी ने ही इसे व्यक्तियों को अर्थात इस नेचर को डिस्ट्रॉय करने में इसका यूज किया। तो पोइट कह रहा है कि इसमें
नेचर की कोई वो मिस्टेक नहीं है, इसमें मानव की मिस्टेक है। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सी बातें जो इस पोइम में लिखी गई है, जिसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पोइम। फर्स्ट स्टेंजा है, ऑन दिस डे द सन अपीयर्ड, नो नॉट स्लोली ओवर द हॉरिजन बट राइट इन द सिटी स्क्वायर, ए ब्लास्ट ऑफ डेजल poured over, not from the middle sky but from the earth torn ragedly open। ragedly open में होता है पृथ्वी पर तबाही कर देना। तो जो पोइट है वो कह रहा है कि 6 अगस्त 1945 के दिन ही जो सूर्य था वो आकाश के क्षितिज से अभी पूर्ण रूप से उदय भी नहीं हुआ था, लेकिन वह जो सूर्य था बट राइट इन द सिटी स्क्वायर, लेकिन वह जो सूर्य था वो शहर के दूसरे चौक से निकल चुका था। ए ब्लास्ट ऑफ डेजल पोर्ड ओवर, नॉट फ्रॉम द मिडिल स्काई, तभी एक बहुत ही भयंकर चमकदार प्रकाश के साथ एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये जो विस्फोट हुआ था नॉट फ्रॉम द मिडिल स्काई, ये विस्फोट आकाश के मध्य में नहीं हुआ था, अर्थात ये जो विस्फोट हुआ था वो आकाश में न होकर पृथ्वी पर हुआ था। बट फ्रॉम द अर्थ टोन, टोन में काट चितड़े चितड़े कर देना। लेकिन उस विस्फोट ने पृथ्वी को उधेड़कर कटे फटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया था। जो पोइट है वो बता रहा है कि 6 अगस्त के दिन 1945 में कि हिरोशिमा की सुबह का समय था, सूर्य अभी तक निकला नहीं था, लेकिन पोइट बता रहा है कि दूसरे छोर पर सूर्य निकल चुका था। लेकिन तभी क्या होता है कि अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, मतलब एक तेज की रोशनी आई और उस तेज की रोशनी के साथ में ब्लास्ट हुआ और वह ब्लास्ट आकाश में न होकर पृथ्वी पर हुआ, जिसके कारण से उस ब्लास्ट ने पृथ्वी को उधेड़ कर कटे फटे टुकड़ों में बदल दिया, अर्थात पृथ्वी पर तबाही मचा दी। नेक्स्ट स्टेंजा है, ह्यूमन शैडोज dazed and lost pitched in every direction, this blaze not risen from the east smashed in the city's heart। पोइट कह रहा है कि मानव की जो ह्यूमन जो शैडो है, मानवीय छाया भी उस धमाके के कारण सुन्न पड़ गई और अचानक से गायब हो गई। एंड लोस्ट, गायब हो गई। पिच्ड इन एवरी डायरेक्शन, तथा अचानक से जो शैडोज हैं, जो ह्यूमन हैं, वो अचानक से इधर उधर प्रत्येक दिशाओं में दौड़ने लगे। दिस ब्लेज नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट, पोइट बताता है कि ये जो अचानक से चमक पैदा हुई ना, चमक उठी, ये पूर्व दिशा की ओर से नहीं उठी, अर्थात ये जो चमक थी वो सूर्य से निकलने वाली चमक नहीं थी। स्मैश्ड इन द सिटीज हर्ट, लेकिन उस विस्फोट ने शहर के हर्ट को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया था, अर्थात उस बम के धमाके ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट स्टेंजा है, एन इमेंस व्हील ऑफ डेथ स्वार्ट सनकार स्पाइनिंग डाउन एंड अपार्ट इन एवरी डायरेक्शन। पोइट बताता है कि यह तो मृत्यु के एक चक्र के समान था, कि ये जो धमाका है ये तो मृत्यु के एक चक्कर के समान था जो सारे दिशाओं में से घूम रहा था। मतलब ये है कि जो हजारों लोगों के प्रत्येक दिशाओं में, हजारों लोग को प्रत्येक दिशाओं से काल के या मौत की गति में वो जो व्हील है, जो व्हील है, मृत्यु का जो चक्र है, वो सबको पहुंचा रहा था, अर्थात सब लोग मृत्यु के कगार पर पहुंच रहे थे। एंड अपार्ट इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशाओं से पहुंच रहे थे। नेक्स्ट है, इंस्टेंट ऑफ ए सनराइज एंड सेट विजन एनालिटिंग फ्लेयर वन कंप्रेस्ड नून। पोइट बता रहा है कि सूर्य एक क्षण में उदित हुआ और एक क्षण में ही अस्त हो गया, कि अचानक से तो राइज हुआ और अचानक से सेट हो गया, सडनली सेट, कि सूर्य एक क्षण में उदित हुआ और अस्त भी हो गया। विजन एनालिटिंग फ्लेयर वन कंप्रेस्ड नून
उस समय की दोपहर तो दृष्टि को समाप्त कर देने वाली थी। पॉइंट बता रहा है कि वहां पर दोपहर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी सूर्य निकला ही नहीं था। लेकिन वहां पर जो सूर्य रूपी जो बम था, उसका उदय होना और उसका अस्त होना एक क्षण में हो गया था, जिसके कारण से वहां पर एक दोपहर जैसा माहौल बन गया था। और अचानक बम का फटना वो भी एक चमक के साथ ही दोपहर के जैसा था। तो इस प्रकार से थर्ड स्टैंजा में बताया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा है एंड देन, और तभी इट वॉज नॉट ह्यूमन शेडोज दैट लेंथेंड पेल्ड एंड डाइड, इट वॉज मैन सडनली बिकम एज मिस्ट देन गॉन। पॉइंट बताता है कि और तभी वहाँ कोई मनुष्य की छाया लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि सबके सब उस एटम बम के अटैक में मारे गए थे। तो पॉइंट बताता है कि वहाँ पर कोई भी मनुष्य की छाया लंबे समय तक नहीं रही थी। उनकी एक क्षण में सबकी, अर्थात वहाँ पर जो जीवित जो लोग थे उनकी सबकी एक क्षण में मृत्यु हो गई, और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इट वॉज मैन सडनली बिकम एज मिस्ट, बिल्कुल लोग बिल्कुल अचानक से एक कोहरे में परिवर्तित हो गए। देन गॉन, और तब राख बनकर उड़ गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है द शैडो स्टेज बर्न्ड ऑन रॉक स्टोन्स ऑफ दीज वैकेंट स्ट्रीट। पॉइंट बता रहा है कि उनकी छाया ने एक, कि जब वो राख बनकर रह गए तो क्या हुआ, उनकी छाया ने एक चिन्ह जली हुई चट्टानों पर छोड़ दिया। और जो वहाँ पर जो शहर था उसकी जो वैकेंट जो स्ट्रीट से खाली जो गलियाँ थी, वहीं पर ही केवल वहाँ उनकी जो मार्क्स थे वो ही रह गए थे। कहने का मतलब ये है कि जी सब लोग मर गए, तो चारों तरफ उनकी डेड बॉडीज इधर उधर पड़ी हुई थी। तो वहाँ पर ह्यूमन के मार्क के रूप में उनकी जो अवशेष, उनके कट्टे फटे जो चिथड़े हैं, डेड बॉडीज के जो अंग है, वो वहाँ पर इधर उधर पड़े हुए थे। ठीक है, लास्ट स्टेंजा है अ सन conjured by man converted man to ear to nothing, white shadows shined on the black rock, give back man's witness to himself, या एंड सॉरी हिमसेल्फ। पोइट बोलता है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया एक सूर्य, एटम बम ने लोगों को हवा में बदल दिया और उनको शून्य बना दिया। कि हवा में बदल कर था तो उनको शून्य बना दिया, कि पृथ्वी के मतलब लोगों के द्वारा बनाए गए उस एटम बम ने लोगों को बिल्कुल ही शून्य बना दिया। और जो काले चट्टानें थी वो भी जल गई थी, जिन पर केवल विनाश के कुछ धब्बे ही बचे हुए थे। मैंस विटनेस टू हिमसेल्फ, जो, और इसका जिम्मेदार कोई भी और नहीं है, इसका जिम्मेदार केवल स्वयं मनुष्य ही है। उसका गवाह जो है मनुष्य। कहने का मतलब ये है कि इस बम का निर्माण मनुष्य ने किया और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मनुष्य किया था। ये सब कुछ मनुष्य ने किया और इसका गवाह भी मनुष्य ही है, और वहाँ पर जो कुछ हुआ इसका गवाह भी वो मनुष्य ही है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो धमाका हुआ और उसमें जो जनहानि हुई थी उसके बारे में आगे ने बखूबी तरीके से इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद।